हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबेस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स और एचआईवी। लास्ट लेक्चर में अपन ने एड्स की इटियोलॉजी, रूट ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह की बात करी थी, जहाँ पे अपन ने ये कहा था कि 95% केसेस जो होते हैं एड्स के वो HIV-1 वायरस जो होता है वो कॉज करता है। और आज के लेक्चर में अपन ये समझेंगे कि कैसे एड्स और HIV इन्फेक्शन जो होता है वो प्रोग्रेस करता है। तो यही है, कुछ समरी पॉइंट्स अपन बात करते हैं लास्ट लेक्चर से जो आज के लेक्चर में काम आने वाले हैं कि 95% केसेस HIV-1 वायरस कॉज करता है। और HIV-1 के स्ट्रक्चर की अपन ने बात की थी, जहां अपन ने कहा कि उसमें दो ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, एक GP122 तो एक GP41। दोनों का ही रोल अपन आज के लेक्चर में समझेंगे। इसके अलावा तीन एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जिसका निमोनिक अपन ने बताया था RIP। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है इंटीग्रेज, तो एक होता है पॉलीमरेज। ठीक है, और इन तीनों के रोल भी अपन आज के लेक्चर में समझेंगे। इसके अलावा एक होता है टेट जीन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, DNA से RNA बनवाएगा। अब कब बनवाएगा वो भी अपन आज के लेक्चर में समझेंगे। चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैथोजेनेसिस के ऊपर अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इस पे शॉर्ट नोट बन सकता है, या अगर एड्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी पैथोजेनेसिस ही होती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। देखिए, अपन सबको पता है कि HIV वायरस जो होगा वो सबसे मेन अटैक करता है अपनी टी हेल्पर सेल्स, यानी कि अपनी CD4+ सेल्स को अटैक करता है। और पूरे के पूरे HIV इन्फेक्शन के अंदर टी हेल्पर सेल के नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है होस्ट का वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि CD4+ टी सेल्स के नंबर जो है, या हेल्पर टी सेल्स के नंबर बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होगी। और फिर अपन कह रहे हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी भी क्या होगी, कम हो जाती है। ठीक है, अब पूरे के पूरे पैथोजेनेसिस को अपन टोटल 3 हेडिंग्स में समझ सकते हैं। पहली हेडिंग तो ये है कि प्राइमरी HIV इन्फेक्शन से कैसे एक पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, यानी कि अपन कह रहे हैं HIV वायरस बॉडी में आया और उसने प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करा, और फिर वो अपन देखें तो एक प्राइमरी इन्फेक्शन से कैसे एक क्रॉनिक इन्फेक्शन में लीड होता है। सबसे पहले अपन ये समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। सेकंड, फिर अपन बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि HIV वायरस किस तरीके से इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा। और लास्ट में अपन बात करेंगे HIV इन्फेक्शन ऑफ CNS, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है HIV इन्फेक्शन का। इसकी भी अपन बात करेंगे। अब देखिए, पूरे के पूरे पैथोजेनेसिस को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी आपको बता रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि जो HIV वायरस है वो दुश्मन देश का एक सोल्जर है। वो अपने देश के अंदर एंटर करा है, और एंटर करने के बाद में वो अपने देश के सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर यानी कि टी हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, और उनके नंबर लगातार कम होते रहेंगे, जिसकी वजह से अपना जो इम्यूनिटी होगा, होस्ट का जो इम्यूनिटी होगा वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, और अल्टीमेटली HIV जो है वो इस वॉरफेयर को जीतता है। अब वो कैसे जीतता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज वो यूज में लेता है, वो सब अपन इस पैथोजेनेसिस में समझेंगे। चलिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये कह रहे हैं कि एक प्राइमरी HIV इन्फेक्शन से कैसे एक पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए, HIV वायरस जब भी बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले वो म्यूकोसल सरफेस को क्रॉस करता है। म्यूकोसल सरफेस के बाद में वो लेमिना प्रोप्रिया को क्रॉस करता है। लेमिना प्रोप्रिया को क्रॉस करते ही वो अपनी CD4+ टी सेल्स को ढूंढने लगता है, टी हेल्पर सेल्स को ढूंढने लगता है कि फटाक से उसको टी हेल्पर सेल मिल जाए। ठीक है, फिर वो सब म्यूकोसा में जाता है। सब म्यूकोसा से फिर वो लिम्फोइड टिश्यू में जाता है। लिम्फोइड टिश्यू से वो लिम्फो रेटिकुलर टिश्यू में जाता है, जिसमें लिम्फ नोड और गाल्ट की अपन बात कर रहे हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और गाल्ट को वो टारगेट करता है। अब टी हेल्पर सेल की तलाश में उसे मेमोरी टी सेल्स मिल जाते हैं, और वो मेमोरी टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से मेमोरी टी सेल्स के नंबर कम होने लगते हैं। और अगर मेमोरी सेल्स के नंबर कम होने लगेंगे तो बॉडी ने जो थोड़ा बहुत इम्यून रिस्पॉन्स जो HIV के अगेंस्ट प्रोड्यूस भी करा होगा, उसकी मेमोरी उसको नहीं रहेगी। तो हमेशा अगर थोड़ा बहुत इम्यून रिस्पॉन्स अगर बॉडी करना भी चाहेगी तो हमेशा जीरो से स्टार्ट करेगी। और लगातार इम्यून रिस्पॉन्स वीक भी हो रहा है कि एक तो इम्यूनिटी कम हो रही है, और दूसरा उसको हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी टी सेल्स स्टार्टिंग से ही खत्म होने लगेंगे। समझ आई चीज। अब अपन कह रहे हैं कि लिम्फोइड सेल्स के अंदर ये जो HIV वायरस है वो मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, अपने नंबर बढ़ाता रहेगा, और फिर वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। ब्लड के अंदर वायरल इन्फेक्शन को अपन क्या कहते हैं, वाइडीमिया कहते हैं। और फिर ब्लड के थ्रू वो बॉडी के बाकी पार्ट्स के अंदर डाइसेमिनेट हो जाएगा, एक सेल को अफेक्ट करके फिर दूसरे सेल पे जाएगा, और इस तरीके से वो स्प्रेड होता रहेगा। अब यहाँ पे अपन समझो कि भाई ये सपोज एक लिम्फोइड टिश्यू था, इसके अंदर HIV वायरस आया था। आने के बाद में उसने अपना रेप्लिकेशन करके उसने अपने नंबर बढ़ाए।
नंबर बढ़ाने के बाद में से अपन देखें तो एचआईवी वायरस जो है वो ब्लड में गए और ब्लड से बची हुई बॉडी में गए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सारी के सारी ये जो एचआईवी वायरस है वो ब्लड में एंटर कर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। कुछ वायरसेस जो होंगे वो लिम्फोइड टिश्यू में ही ट्रैप हो जाएंगे, और वो जो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ट्रैप हुए हुए वायरस होंगे वही क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अभी अपन ने कहा था कि अपने को ये समझना है कि कैसे एक क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर लीड करेगा। तो ऐसे लीड करेगा कि लिम्फोइड टिश्यू से सारे के सारे एचआईवी वायरस ब्लड में नहीं जाएंगे, कुछ वायरसेस जो होंगे वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे, जो कि एक क्रॉनिक परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अब बॉडी क्या करेगा इस दौरान? ह्यूमरल और सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपन कह रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और अगर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत वीक हो जाता है तो इस कंडीशन को बॉडी टैकल नहीं कर पाएगा। अब इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो क्यों रहा है? सबसे मेन सवाल यही है कि क्यों वीक हो रहा है। क्योंकि अपनी जो CD4+ टी सेल्स है उनके नंबर लगातार कम होते रहेंगे, हेल्पर टी सेल्स के नंबर लगातार कम होते रहेंगे, जिसकी वजह से सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों ही वीक होती रहेगी। और इस दौरान वायरस अपना नंबर लगातार बढ़ाता रहेगा और उसकी वजह से वायरल लोड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपन ने समझा कि किस तरीके से क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर वो लीड करता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इम्यून सिस्टम का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब देखिए, इम्यून सिस्टम का डिस्ट्रक्शन वैसे तो 10 स्टेजेस के अंदर टी हेल्पर सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। एक स्टेज अपन समझेंगे कि बाकी के इम्यून सेल्स का क्या डिस्ट्रक्शन होता है, वो अपन समझेंगे। लेकिन ये जो 10 स्टेजेस जिसमें टी हेल्पर सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें से 9 स्टेजेस जो होती है वो वायरस की होती है। एक स्टेज के अंदर अपन होस्ट के कुछ रेस्ट्रिक्शन फैक्टर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। इन 9 स्टेजेस में से भी 8 स्टेजेस ऐसी होती है जिसके अंदर वायरस जो होता है वो एक्टिव रहता है, और एक स्टेज ऐसी होती है जो वायरस का लेटेंट पीरियड होता है। क्या होता है? लेटेंट पीरियड होता है। तो अब ये जो 8 स्टेजेस है जिसमें वायरसेस क्या है, एक्टिव है, वो अपन इस फ्लो चार्ट में पहले समझ रहे हैं और फिर अपन डिटेल के अंदर सारे के सारे स्टेप्स फिर से समझ लेंगे फटाक से। अब देखिए, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला स्टेप यही है कि वायरस जो है वो सेलेक्टिव ट्रॉपिज्म रखता है फॉर द CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर। कि एचआईवी वायरस जब अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इनिशियली वो एमट्रॉपिक होता है, यानी कि वो मैक्रोफेजेस के लिए ट्रॉपिज्म रखता है। और बाद में वो क्या होता है कि या तो ड्यूअल ट्रॉपिक हो जाता है, या तो ड्यूअल ट्रॉपिक हो जाता है, या फिर वो खाली टी ट्रॉपिक रहता है, यानी कि टी हेल्पर सेल्स के लिए ट्रॉपिज्म आ जाता है, सेलेक्टिव ट्रॉपिज्म आ जाता है। अब सेलेक्टिव ट्रॉपिज्म आने के बाद में क्या होता है? फ्यूजन एंड इंटरनलाइजेशन होता है, यानी कि टी हेल्पर सेल के टूवर्ड्स जो है, ये देखो CD4 मॉलिक्यूल का जो रिसेप्टर है इसके टूवर्ड्स आपके वायरस चला गया। अब जाने के बाद में अपन ने कहा कि HIV-1 वायरस जो होता है उसके अंदर 2 ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एक तो GP120 होता है तो एक GP41 होता है। जो GP120 होता है वो बाइंडिंग करवाने का काम करता है कि मॉलिक्यूल रिसेप्टर और HIV-1 वायरस के बीच में, ये रिसेप्टर ये वायरस दोनों के बीच में बाइंडिंग करवाने का काम कौन करेगा? GP120 ग्लाइकोप्रोटीन करेगा। और फिर सेल के अंदर लेके जाने का काम कौन करेगा? GP41 ग्लाइकोप्रोटीन करेगा। इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग कौन करवा रहा है? GP120 करा रहा है, और इंटरनलाइजेशन यानी कि सेल के अंदर ले जाने का काम GP41 ग्लाइकोप्रोटीन करवाता है। अब सेल के अंदर जाने के बाद में वायरस क्या करेगा? वो अपने कैप्सिड प्रोटीन का अनकोटिंग करेगा, और अनकोटिंग करने के बाद में DNA फॉर्मेशन करेगा। कि भाई वायरस के अंदर तो RNA है, RNA से वो अपन देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के प्रेजेंस में DNA बनाएगा, और ये DNA कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा। और फिर इस DNA के ऊपर एक्ट करेगा पॉलीमरेज एंजाइम, और फिर जो DNA बनेगा वो डबल स्टैंडर्ड DNA बनेगा। तो अल्टीमेटली डबल स्टैंडर्ड DNA ही बनता है। ठीक है, और ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है वो होस्ट के DNA के साथ में इंटीग्रेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंटीग्रेस। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? वायरल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब होस्ट के DNA के साथ में जो वायरल DNA इंटीग्रेट करेगा तो वो होस्ट सेल को फिर डायरेक्ट करने लगता है कि वो वायरल पार्टिकल्स बनाने लगे, यानी कि वायरल रेप्लिकेशन फिर होगा और वायरस के नंबर सेल के अंदर बढ़ते रहेंगे। ये देखिए, सेल के अंदर वायरस के नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब नंबर बढ़ेंगे तो वो होस्ट सेल के ऊपर फिर वायरस शो होगा, वो इम्यून अटैक करने लगेगा। इम्यून अटैक कर रहा है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर वो अल्टीमेटली उस होस्ट की जो टी हेल्पर सेल थी उसका डिस्ट्रक्शन करने लगेगा। ये आप देखिए, ये टी हेल्पर सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब टी हेल्पर सेल का डिस्ट्रक्शन कई चीज़ों से हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हो जाए, है ना? डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ना होके जो इन्फेक्टेड टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो आपस में मिलके एक जाइंट सेल का फॉर्मेशन कर ले,
और फिर इस जाइंट सेल की डेथ हो जाए अपोप्टोसिस के प्रोसेस से। एक तो ये मेथड भी हो सकता है। एक हो सकता है कि इन्फ्लेमेसोम पाथवे जो होता है उसका एक्टिवेशन हो जाए, इन्फ्लेमेसोम पाथवे का एक्टिवेशन हो जाए। तो ऐसे कई मेथड्स हो सकते हैं जिससे CD4+ टी सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, ये अभी अपन नीचे समझेंगे भी। और फिर डिस्ट्रक्शन होने के बाद में वायरस बाहर निकल गया, ब्लड में चला गया और वहां से फिर उसका वायरल डिसेमिनेशन होगा, वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाएगा और बाकी के टी हेल्पर सेल्स जो है उसको भी अफेक्ट करने लगेगा। ये समझ आया। अब इसी चीज को अपन डिटेलिंग में समझते हैं फटाफट कि इम्यून सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो कैसे रहा है। अपन ने पहले ही बोला 11 स्टेजेस है जिसमें से 10 जो है वो टी हेल्पर की है और एक जो है बाकी की इम्यून सेल्स की है। इन 10 में से भी 9 जो है वो वायरस की है, एक होस्ट के रेस्ट्रिक्शन फैक्टर की अपन बात करेंगे। और 9 जो वायरस की है इसमें भी 8 स्टेजेस के अंदर वायरस एक्टिव है और एक स्टेज ऐसा होगा जिसके अंदर वायरस जो होगा वो लेटेंट पीरियड में होगा। फटाफट देखते हैं। ये सबसे पहले वायरस जो होगा वो सेलेक्टिव ट्रॉपिज्म रखता है फॉर दी CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर, क्योंकि इनिशियली जो वायरस होगा वो एम ट्रॉपिक होता है यानी कि मैक्रोफेजेस के लिए ट्रॉपिज्म रखता है। बाद में वो क्या हो जाता है, ड्वेल ट्रॉपिक या टी ट्रॉपिक हो जाता है यानी कि टी हेल्पर सेल्स के लिए ट्रॉपिज्म रखता है। तो टी हेल्पर सेल के टूवर्ड्स चल जाएगा, CD4 मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के टूवर्ड्स चल जाएगा। फिर अपन कह रहे हैं फ्यूजन एंड इंटरनलाइजेशन होगा, जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि CD4 रिसेप्टर्स के साथ में बाइंडिंग कौन करेगा, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन करेगा। ठीक है, और ये जो बाइंडिंग होती है इट इज फैसिलिटेटेड बाय 3 केमिकल मीडिएटर्स। एक तो अपन कह रहे हैं सेल्यूलर कीमोकाइन को रिसेप्टर्स फॉर द HIV, इसके अलावा CCR5 और CCR4। जब अपन ने साइटोकाइन का लेक्चर देखा था वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायरस की बाइंडिंग और एंट्री हो रही है ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, बाइंडिंग होने के बाद के अंदर वायरस को सेल के अंदर ले जाने का काम कौन करेगा, GP41 ग्लाइकोप्रोटीन करेगा। तो बाइंडिंग किसने करवाई, GP120 ने, और अंदर कौन लेके आया, GP41 ग्लाइकोप्रोटीन लेके आया। अब अपन कह रहे हैं कि भाई लेके आ गया, उसके बाद क्या करना, उसके बाद अनकोटिंग और वायरल DNA फॉर्मेशन करना है कि वीरियन पार्टिकल यानी कि वायरस पार्टिकल टी सेल के अंदर एंटर करा, फिर कैप्सिड प्रोटीन की अनकोटिंग कर रहा है। अनकोटिंग करने की वजह से प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और इस प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में एक तो वायरल RNA होता है, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं RIP यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस और पॉलीमरेज, और इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। भाई ये वायरस आ गया, ये अपने टी हेल्पर सेल है सपोज, ये टी हेल्पर सेल का न्यूक्लियस है और ये वायरस है। जब वायरस न्यूक्लियस के टुवर्ड्स मूव कर रहा होगा उसके दौरान अपन देखें तो वायरस RNA से DNA बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो DNA बनेगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली जो DNA बना वो सिंगल स्टैंडर्ड बना है, फिर एक एंजाइम आता है DNA पॉलीमरेज जो कि वायरस का खुद का होता है, फिर वो अपन बनाता है डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएगा। अब देखो ये इतना तमाशा चल रहा है सेल के अंदर, तो क्या सेल कुछ भी नहीं करेगी, टी हेल्पर सेल ये तमाशा होते हुए देखेगी क्या, ऐसा नहीं है। टी हेल्पर सेल के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। 2 रेस्ट्रिक्शन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक TRIM5 अल्फा इंपॉर्टेंट, और एक होता है एपोबैक 3। देखो जनरली क्या होता है कि जो रेट्रोवायरस होता है उसके कैप्सिड प्रोटीन के साथ में साइटोप्लाज्मिक TRIM5 अल्फा इंटरेक्ट कर लेता है और सेल को इन्फेक्ट होने से बचा लेता है। बट एच आई वी वन के केस में साइटोप्लाज्मिक TRIM5 अल्फा ऐसा नहीं कर पाता है, वो इस रेट्रोवायरस के कैप्सिड प्रोटीन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन फैक्टर वो फेल कर जाएगा सेल का। दूसरा आता है एपोबैक 3। एपोबैक 3 क्या है कि भाई अपन ने कहा ये वायरस है, ये न्यूक्लियस है, वायरस न्यूक्लियस में एंटर करे उससे पहले एपोबैक 3 वायरस से इंटरेक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है और इसकी एंट्री को न्यूक्लियस के अंदर रोक सकता है। बट HIV-1 के केस में ये चीज़ भी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि HIV-1 के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे अपन कहते हैं विफ प्रोटीन, और ये जो विफ प्रोटीन होता है वो इस एपोबैक 3 को ही डिग्रेड कर देता है, ये इसको ही डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से ये जो एंट्री थी न्यूक्लियस के अंदर वो नहीं रुक पाएगी और वायरस अल्टीमेटली होस्ट के न्यूक्लियस में चल जाएगा। अब जाने के बाद में क्या होगा, जाने के बाद में अपने को पता है वायरल DNA का इंटीग्रेशन होगा, कि वायरल DNA और होस्ट का DNA और जो क्रोमोसोम है उनका इंटीग्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वायरल इंटीग्रेस। और अब जो वायरस पार्टिकल होता है उसको अपन HIV प्रो वायरस कहते हैं।
ठीक है भाई, है ना। इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन होने के बाद में वो होस्ट सेल को डायरेक्ट करेगा कि वायरस पार्टिकल के नंबर पर आओ। तो अब वायरल रेप्लिकेशन होगा। कैसे होगा? तो वायरल रेप्लिकेशन में सबसे मेन चीज़ है कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, लेकिन अब भी क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए से वापस आरएनए बनाना होगा। और ये जो डीएनए से वापस आरएनए बनाया जाता है वो टेट जीन की हेल्प से बनाया जाता है। और अपने को पता है टेट जीन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाएगा यानी कि डीएनए से आरएनए बनवाएगा। और फिर वायरल पार्टिकल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है इट इज एक्चुअली फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस कौन रिलीज करता है? टी हेल्पर सेल्स ही रिलीज करते हैं। जैसे कि टी हेल्पर 1 जो होता है वो इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरोन गामा वगैरह का सिक्रेशन करता है। तो टी हेल्पर 2 जो होता है वो इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 10 का सिक्रेशन करता है। तो 1 ने इनका सिक्रेशन किया, 2 ने इनका सिक्रेशन किया, और इन सब की वजह से क्या होगा, वायरल रेप्लिकेशन होगा, वायरस के नंबर बढ़ेंगे सेल के अंदर। नंबर बढ़ने के बाद में क्या करेगा, वायरस जो होगा वो अपनी प्रोटीन कोटिंग को भी एक्वायर कर लेगा, और फिर वो सीएनएस के अंदर स्प्रेड करेगा बाय टीएनएफ अल्फा। ये अभी अपन जब सीएनएस का मैनिफेस्टेशन देखेंगे, उसका इन्फेक्शन देखेंगे, तब अपन समझेंगे। तो अल्टीमेटली वायरस के नंबर बढ़ गए और वायरस ने अपनी प्रोटीन कोटिंग भी एक्वायर कर ली। अब क्या होता है, एक लेटेंट पीरियड आता है कि एक इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, जहाँ पे अपन देखें तो वायरस शांति से अपने नंबर बस बढ़ा रहा होगा और कुछ नहीं कर रहा होगा। वायरस सिर्फ शांति से बैठ के अपने नंबर बढ़ा रहा होगा। और जब वायरस शांत बैठा होगा तो बॉडी को लगेगा कि भाई ये शांत बैठा है तो अपन इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस दौरान फिर सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं बॉडी की तरफ से, बट दोनों के दोनों ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि तब तक वायरस के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और वायरस ऑलरेडी टी हेल्पर सेल्स का जो मशीनरी है उसको एक्वायर कर चुका होता है। इस वजह से ये रिस्पॉन्सेज जो बॉडी करना भी चाहेगा वो फेल हो जाते हैं। ठीक है। अब लेटेंट पीरियड के बाद में क्या होगा कि सपोज अपन ने कहा ये टी हेल्पर सेल थी, वायरस आया, इंटीग्रेट हुआ वापस से, फिर उसने अपना आरएनए वगैरह सब बना लिया और फिर वो अपने नंबर बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे वायरस जो है वो टी हेल्पर सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो वायरसेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड जो वायरसेस होंगे वो बाहर निकलने लगेंगे, इस टी हेल्पर सेल के बाहर निकलने लगेंगे। जब बाहर निकलने लगेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर जो है उसको ब्रेक करेंगे और इस लिपिड बाइलेयर को वो एक्वायर कर लेते हैं, बाहर निकलेंगे और लिपिड बाइलेयर को एक्वायर कर लेंगे और उससे वो अपना एनवेलप बनाएंगे। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एनवेलप लिपिड बाइलेयर से डिराइव होता है, जो कि होस्ट की ही होती है। तो वही चीज़ कि वायरल पार्टिकल्स के अंदर आरएनए, एचआईवी प्रोटीन और एंजाइम है। फिर होस्ट सेल से जब बडिंग हो रही होगी तो वो अपने एनवेलप को डिराइव करते हैं फ्रॉम द लिपिड बाइलेयर ऑफ द होस्ट सेल। लेकिन सेल जो है वो इसको भी रोकने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि भाई सेल रोकने की कोशिश नहीं करेगी। सेल सोचेगी कि ठीक है भाई तूने मेरे को तो खत्म कर दिया, लेकिन मैं मेरी बॉडी की बाकी टी हेल्पर सेल्स को खत्म नहीं होने दूंगी। उसके लिए सेल के अंदर एक थेथरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बडिंग को इनहिबिट कर सकता है। बट वायरस इसका भी जवाब लेके आता है कि वायरस के अंदर फिर एक प्रोटीन होता है वीपीयू, यानी कि वायरल प्रोटीन यू, और ये वायरल प्रोटीन यू इस थेथरिन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो वायरस के नंबर बढ़े थे वो फिर सेल के बाहर निकलने लगते हैं और सेल अब कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है भाई, हम निकल गए। निकलने के बाद में क्या होगा, वो ब्लड में चल गए यानी कि वायरीमिया होगा। वायरीमिया होगा तो अपन देखें कि बाकी के जो CD4+ टी सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन फिर बढ़ता रहेगा और लगातार टी हेल्पर सेल्स के नंबर कम होंगे। अब देखो CD4+ टी सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कई मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि एक तो अपन कह रहे हैं डायरेक्ट वायरस इंड्यूस साइटोलिसिस हो सकता है, या फिर अपन ने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो लूज होगा। अगर वो लॉस होगा तो ऑब्वियस बात है कि सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर इंटीग्रिटी लॉस हो गई तो सेल डेथ हो जाएगी। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अपन ने कहा कि इन्फेक्टेड टी हेल्पर सेल्स जो है वो आपस में मिलकर बहुत से जाइंट सेल्स बना सकते हैं और जाइंट सेल्स का फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है अपोप्टोसिस से, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर एक अपन कह रहे हैं इन्फ्लेमेसोम पाथवे का एक्टिवेशन हो सकता है, जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल की फिर डेथ होगी, पायरोप्टोसिस। अब पायरोप्टोसिस वगैरह सब अपन सेल्यूलर एडेप्टेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और एक पॉइंट आता है कि जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसका आर्किटेक्चर लॉस होगा और उसकी वजह से लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होगी वो भी फिर डिस्ट्रॉय होने लगेगी। या फिर कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि एब्रेंट इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, टी सेल एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ, या ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ टी सेल। इतना वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि टी हेल्पर सेल का डिस्ट्रक्शन किन किन मैकेनिज्म से हो सकता है। ठीक है भाई। अब वायरस जो है उसका डिसेमिनेशन होगा कि भाई
वायरल पार्टिकल्स जो है वो इन्फेक्टेड टी हेल्पर सेल से क्या हो गए, रिलीज हो गए, और फिर वो बाकी के जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लीन हो गए, वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो टी हेल्पर सेल्स को डायरेक्टली तो अटैक कर ही रहा है। लेकिन फिर वायरस सोचता है कि भाई बॉडी के अंदर क्या है कि इन टी हेल्पर सेल्स के कुछ रिजर्वायर्स भी है, लिम्फोइड सेल्स के रिजर्वायर भी है, जैसे कि अपने लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लीन हो गए, तो वहाँ पे भी जाता है और वहाँ पे जाके फिर अपने नंबर और बढ़ाता है और यहाँ की सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरीके से पूरे के पूरे टी हेल्पर सेल को खत्म कर देता है कि पहले एक टी हेल्पर सेल को एक्वायर करा, एक्वायर करने के बाद में अपने नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाने के बाद बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद में बाकी की टी हेल्पर सेल्स को अटैक किया, फिर सोचा कि भाई बॉडी के अंदर तो रिजर्वेयर भी है, तो वहां पे गया, वहां पे जाके फिर वापस से टी हेल्पर सेल्स को खत्म करा और अल्टीमेटली बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल का काउंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, टी हेल्पर सेल के अलावा बाकी की भी इम्यून सेल्स होती है। तो एचआईवी इन्फेक्शन का इम्पैक्ट उन पे क्या होता है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। इन सब के नंबर कम होते हैं एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर। कुछ और इम्यून सेल जैसे कि बी सेल, नेचुरल किलर सेल और CD8+ सेल्स यानी कि सप्रेसर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करें तो देखिए बी सेल्स की अपन बात करें तो उसमें कोई भी रिसेप्टर एचआईवी के लिए नहीं होता है, बट इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंथेसिस यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि एंटीबॉडी के अंदर वो हेल्प करते हैं बी सेल्स की, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होगा। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया देखने को मिल सकता है। नेचुरल किलर सेल्स के नंबर भी कम होंगे, क्यों? क्योंकि साइटोकाइंस के नंबर कम हो रहे हैं। साइटोकाइंस के नंबर क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि टी हेल्पर सेल के नंबर कम हो रहे हैं और टी हेल्पर सेल ही साइटोकाइंस बनाती है। फिर आता है CD8+ टी सेल्स जो है वो लिम्फोसाइटोसिस शो करते हैं। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि बाकी सारी सेल्स के नंबर कम हो रहे हैं लेकिन CD8+ टी सेल्स के नंबर बढ़ते हैं और नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ते हैं, उसको अपन लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन इस दौरान जिन सेल्स के अंदर एडीसीसी फंक्शन होता है यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी वाली जो फंक्शन रखने वाली सेल्स होते हैं उनके नंबर कम होते हैं। अब अल्टीमेटली अपन देखें तो सारे के सारे सेल्स के नंबर कम हो रहे हैं एक्सेप्ट टी सप्रेसर सेल, लेकिन वो भी बॉडी के अगेंस्ट ही एक्ट कर रहे हैं। तो बॉडी का क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन होगा, इम्यूनिटी बहुत वीक होगा और होस्ट जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और ट्यूमर्स के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वगैरह जो है वो अपन सब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होस्ट को होते हैं और इस तरीके से इम्यून सिस्टम का डिस्ट्रक्शन होता है और मेन मैकेनिज्म यही है, मेन पैथोजेनेसिस यही है। अब अपन बात करते हैं एचआईवी इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अपन पहले ही कह चुके हैं कि सबसे सीरियस, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है एचआईवी इन्फेक्शन का। अब देखो कि अपने को पता है अपने सीएनएस के अंदर मेनली दो सेल्स होती है, एक तो न्यूरॉन्स होती है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स होती है, तो एक न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। और न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है वो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं न्यूरॉन्स के लिए कि उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह देने का काम न्यूरोग्लियल सेल्स वगैरह करती है। तो ये क्या करते हैं कि न्यूरोग्लियल सेल्स को ही एचआईवी इन्फेक्ट करता है वाया द इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस। अब इसके दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। देखो पहला मैकेनिज्म तो है कि भाई रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन करते हैं मैक्रोफेजेस का बाय द कीमोकाइंस और ये मैक्रोफेजेस फिर न्यूरोग्लियल सेल्स को अफेक्ट करे जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा ही नहीं। पहला तो। दूसरा हो सकता है कि डायरेक्ट डैमेज वो कर दे, न्यूरॉन्स को ही डायरेक्ट डैमेज कर दे बाय द एचआईवी, या फिर इनडायरेक्टली वो न्यूरॉन्स को डैमेज कर दे बाय वायरल प्रोडक्ट साइटोकाइंस वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से सीएनएस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, मेजर एबनॉर्मलिटीज इन द इम्यून सिस्टम इन द एड्स। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज की अपन बात करेंगे, एक तो टी सेल एबनॉर्मलिटीज, बी सेल एबनॉर्मलिटीज की बात करेंगे, नेचुरल किलर सेल एबनॉर्मलिटीज और मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल के जो एबनॉर्मलिटीज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं टी सेल एबनॉर्मलिटीज। इसमें अपन कह रहे हैं कि एक तो लिम्फोपीनिया देखने को मिलेगा यानी कि टी हेल्पर सेल के नंबर तो कम होंगे यानी कि CD4+ टी सेल्स का डिप्लेशन होगा, लेकिन CD8+ टी सेल्स का लिम्फोसाइटोसिस होगा यानी कि ये नंबर जो है वो बढ़ेगा। और CD4:CD8 सेल का रेशियो का रिवर्सल होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी टेबल का कि जनरली अपन को पता है कि टी हेल्पर और टी सप्रेसर सेल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, लेकिन एचआईवी के केस में ये रेशियो जो होता है 1:2 हो जाता है क्योंकि टी हेल्पर सेल के नंबर कम हो रहे हैं और सप्रेसर के अपन देखें तो बढ़ रहे और रेशियो रिवर्सल हो जाता है। अब ये एमसीक्यू या फिलअप बन सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मल रेशियो 2:1 होता है लेकिन एचआईवी के केस में 1:2 हो जाता है। इसके अलावा CD4+ टी सेल्स से जो साइटोकाइन का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्युलर साइटोटॉक्सिसिटी वाली जो होती है CD8+ टी सेल्स वो भी कम हो जाएगी। फिर अपन कह रहे हैं बी सेल एबनॉर्मलिटीज में अपन कह रहे हैं कोई डायरेक्ट वायरल डैमेज नहीं होगा बट एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होगा,
पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनिया देखने को मिलेगा और सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस देखने को पूरा का पूरा ऐसे रटना नहीं है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बी सेल पे क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। फिर आता है नेचुरल किलर सेल्स पे भी यही बात है कि डायरेक्ट वायरल डैमेज नहीं, बट इनके नंबर कम होंगे और साइटोटॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है। और मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल एबनॉर्मलिटीज की बात करें तो इनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बट कीमोटैक्सिस और साइटोटॉक्सिसिटी कम होगी। अब कीमोटैक्सिस, साइटोटॉक्सिसिटी वगैरह क्या होते हैं, ये सब अपन इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से सारे के सारे इम्यून सेल्स के ऊपर HIV अफेक्ट करता है। तो so guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel. और इसके अलावा थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और 1-2 दिन के अंदर मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ये नोट्स भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।